नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 यानी अगस्त एक हफ्ते बाद होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान सिविक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले हम 20 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको DSSB में जो होने वाली परीक्षा टीजीटी की है उसके प्रैक्टिस सेट भी मिल सकें। इसके बाद हम स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें कम से कम 200 क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट के। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया वो पद्धति थी ऑप्शन नंबर डी 100 उद्देश्यपरक पद्धति। अरस्तु की राज्य के उद्देश्य से संबंधित मान्यता उसके कथन पर आधारित है कि राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुआ है तथा उसका अस्तित्व श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। इस प्रकार अरस्तु राज्य के निर्माण को उसके उद्देश्य से जोड़ता है। उसने 100 उद्देश्यपरक पद्धति अपनाकर राज्य के वर्णन किया है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह था ऑप्शन नंबर ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यहाँ आपको सुमेल करना है। संपूर्ण समुदाय अरस्तु और राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है। राज्य शक्ति का रूप है ट्रस्ट की। राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्ति का JS मिल। राज्य राष्ट्र की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्य क्रांति। संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी बहुलवादी। निम्न में कौन संप्रभुता युक्त है? ऑप्शन नंबर सी एक संघात्मक राज्य। गेटल का कथन है कि संघीय व्यवस्था में जो वस्तु विभाजित की जाती है वह प्रभुसत्ता नहीं है जो एक इकाई के रूप में संपूर्ण राज्य में निवास करती है, बल्कि इसकी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग जो एक संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप विभिन्न प्रशासनिक अंगों में बांट दी जाती है। इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका आंसर एक संघात्मक राज्य। संप्रभुता के आवश्यक गुण हैं ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष, असीमित, अदेय, अविभाज्य। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि संप्रभुता दैवीय एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है? ऑप्शन नंबर ए बौंदा। यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी CE वाहन का। यह आपको फिर से मिलान करना है। हैरल्ड पोटर, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर, सोशल जस्टिस, C.K. एलन, एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा सी। समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। विचार किसका है? ये लॉर्ड एक्टन का है। स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। लॉक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। लॉक के दर्शन में संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि लॉक जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को भी संपत्ति के अधिकार का भाग मानता है और जहाँ कहीं भी वह किसी अधिकार से संबंध में कुछ कहना चाहता है वह संपत्ति शब्द का प्रयोग करता है
उसने समस्त प्राकृतिक और अधिकारों को संपत्ति के समान माना है, चूँकि संपत्ति एकमात्र अधिकार है जिसका उसने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार को उसने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। एक कथन किसका है? ये प्रतिवादियों आदर्शवादियों का है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र आप पढ़ सकते हैं इनको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3, तो यहाँ 4th हट जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय है उपरोक्त में तीनों। परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी है? ये लिखी गई है एंजिल्स द्वारा। साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है उत्पादन साधनों पर समाज का स्वामित्व। मार्क्स राज्य को मानता था वर्ग का हथियार। राज्य का वर्ग सिद्धांत मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार राज्य पूरे समाज के हित साधन का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि धनवान वर्ग के हित साधन का उपकरण है और उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए वो निर्धन वर्ग का भरपूर शोषण करता है। सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं, परंतु इनमें से एक अपवाद है, प्रत्ययवाद और आदर्शवाद। जॉन स्टुअर्ट मिल लिखता है कि इस बात को मानना उपयोगिता और सिद्धांत के अनुरूप है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जहाँ हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों को ध्यान रखते हैं, वहाँ सुख के मूल्यांकन को केवल मात्र पर आधारित करना अजीब बात होगी। इसलिए वह कहता है कि एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, अतः संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा संतुष्ट शुक्रात होना श्रेष्ठ है। तो प्रत्यक्षवाद की बात करता है, आदर्शवाद की बात करता है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यवसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया? ऑप्शन नंबर बी, सिडनी एवं ब्रिट्स वेब ने। निम्न में से महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में J.S. मिल प्रतिपादन करता है कि तो यहाँ तीनों हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? आप जानते हैं B.R. अम्बेडकर। निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित देश समूहों में किस देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक हैं? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और भारत। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन था? ऑप्शन नंबर बी, गांव 1924। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है? पहले सिपाहियों का विद्रोह 1858, फिर खिलाफत आंदोलन 1919,
या कहें कि 1920, लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद आपका आ जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4। पहले सिपाही विद्रोह, लखनऊ समझौता, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आप सभी जानते हैं भारत संसद अधिनियम 1935 का। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद शक्ति कुछ सीमाएं ये हैं। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधिक अधिकार निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सन 1947 का भारत संविधान अधिनियम। कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के गठित करने का सुझाव दिया गया था, किंतु इसका विधिक आधार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय संविधान अधिनियम 1947 में ही निहित था। भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ हो जाएंगे आपके 1, 2, 3 तीनों। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार इस प्रकार किया गया है। तो यहाँ आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे ऊपर वाले। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा? ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जानते ही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 पर टिप्पणी करते हुए संविधान सभा में कहा था कि मुझे कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं, इसी को इंगित करता हूँ। संविधान की आत्मा और हृदय है। भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है ऑप्शन नंबर बी न्यायिक व्याख्या। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किनको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक राजा का मुंह देखना पड़ा? एक और दो, यानी कौन कौन से? एच.डी. देवगौड़ा और बीपी सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी महाभियोग प्रक्रिया। हाल ही के वर्षों में राज्य के अंगों में एक अंग की शक्तियों में वृद्धि हुई और वृद्धि हो रही है। संवैधानिक संतुलन के हित में इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। उस अंग का पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। राज्य के मूर्त रूप सरकार के 3 अंग न्याय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत में जनहितवाद एवं निष्क्रियता के कारण न्यायपालिका की शक्तियों की वृद्धि हुई है। इस संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का स्पीकर। 73वें 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत में तो यहाँ केवल एक बात की जाएगी, भारत व्यवस्था संशोधन को संविधान स्थिति प्रदान की गई है।
निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सही है? यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 14 हट जाएगा। न्याय परीक्षण की शक्ति का अर्थ है कि न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार एक विवादग्रस्त कानून या कार्यकारी कृत्य है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुरूप है या नहीं। भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न में सूची से कीजिए। तो यहाँ 1, 2, 4 हो जाएगा, आप इसको रोक के देख सकते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अवैध घोषित कर दिया। एक और 2। राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में कौन से मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए? तो 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने के पूर्व सहचरी राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? वॉटर लिपमैन। यह कथन आ गया आपका। कुछ ने कट गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? ऐतिहासिक अधिकार या कहें प्राकृतिक अधिकार। फांसीवाद निम्नलिखित में से किसके महामंडित करते हुए हैं? हिंसा। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है? G.D.H. कोल। निम्न में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? K.C. बियर। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 21। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।